I am Madhukar Kumar Sharma. Today we are going to discuss very important topic, voice. Voice. First of all, I want to know, बच्चों जैसे कि आपको पता है, मैं आपको पहले बताना चाहूँ इस ये जो वॉइस का टॉपिक आज बनने वाला है, ये जो वॉइस हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये वॉइस हमारे इन फ्यूचर, जैसे हम लोग अभी 12th के स्टूडेंट हैं, अब अगर 12th के बाद क्या वॉइस का यूज होता है, क्या नहीं होता, क्या इसका हम लोग आने वाले कल कहाँ यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए इसी तरह के टॉपिक को लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग समझेंगे कि वॉइस हम लोग कितना को तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिससे कि हम लोग आने वाला कल बहुत सारे मार्क्स इससे इंक्लूड कर लेंगे। मतलब बहुत सारे मार्क्स इससे प्रिपेयर करना पड़ता है अगर आपका कोई भी कंपटीशन हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो। जैसे कि मैं आपको पहले बता दूं बिहार बोर्ड के बारे में। बिहार बोर्ड में मैट्रिक, अंडर 10 और इंटर, जो कि आप जिस क्लास में हैं, तो एक्चुअली इसमें से तो 2 या 3 नंबर का तो पूछता ही है। 2 और 3 मार्क्स टू नेसेसरी आपका बोर्ड पूछ ही देती है। साथ ही साथ जब इंटर करने के बाद जब हम लोग कोई कंपटीशन फेस करते हैं, वहां भी इस वॉइस का बहुत ही बड़ा रोल होता है। वहां वॉइस से लगभग कहिए तो 5 से अधिक क्वेश्चन किया करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन किया करते हैं। तो मैं पहले बता दूं यूपीएससी में अगर देखा जाए तो वहां भी आप लोगों को ये क्वेश्चंस वॉइस से अटैचमेंट रहता है। उसके बाद होता क्या है कि आपका एसएससी लीजिए और आपको सीपीयू ले लीजिए। ये सब ऐसे कंपटीशन का एग्जाम है जहां कि आप लोगों को इंग्लिश बहुत ज्यादा मोस्ट होता है। अगर आप डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं तो आप जाइए, कहाँ, नेवी जाइए, आपका एयरफोर्स जाइए, या फिर इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर आप लोगों को ये वॉइस पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं इसी तरह के टॉपिक को आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक वॉइस, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और इम्पोर्टेंस, जो कि आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही काफी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अभी आप मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अंत तक देखिएगा। जैसे अगर आप अंत तक देखेंगे तो मुझे आशा है कि आप मेरी इस वॉइस के रूल्स को जरूर समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बोर्ड पर आते हैं और बोर्ड पर मैं समझने का प्रयास करता हूँ वॉइस को क्या है, वॉइस के फॉर्म को एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों बोर्ड पर आइए। ओके, हम लोग देखते हैं पहले सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो मैं पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लूँ। तो देखो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है सब्जेक्ट, नीचे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, लेकिन मैं आज आपको पैसिव फॉर्म के लिए, जो एक्टिव पैसिव के लिए फॉर्म आता है, वो सब्जेक्ट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट कर लो। ये जो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये सब्जेक्ट का जो है ना, 2 पार्ट होता है, 2 तरह के। मेरा मतलब कहने का क्या हो, सब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं। तो पहला सब्जेक्ट होता है लिविंग बीइंग, और दूसरा सब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग बीइंग। तो पहला सब्जेक्ट क्या होता है आपका लिविंग बीइंग, और दूसरा सब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग बीइंग। अब क्वेश्चन आता है कि लिविंग बीइंग मतलब क्या हो। इसमें लगेगा कि कोई भी करता क्या कर रहा है, कोई काम को डूअर है, मतलब वो करने वाला है, और जो भी डूअर होगा तो ही उसको आप लोग क्या बोलिएगा, टेंस। देखिए बहुत सारा सुंदर से टॉपिक है आप लोग के लिए, जिसमें बताया जाता है यदि आपका लिविंग बीइंग हो तो वहां पर करता कोई ना कोई काम को क्या होगा, डूअर होगा, करने वाला होगा, और वही आपका क्या कहलाएगा, टेंस। अगर मैं नॉन लिविंग बीइंग की ओर जाऊं तो वो नॉन लिविंग बीइंग के लिए क्या होता है, नॉट डूअर। इसमें काम करता नहीं करता है, और जब करता काम नहीं करता है तो इससे साफ पता चलता है वो आपका टेंस नहीं कहलाता है, या आपका टेंस नहीं हुआ। तब क्या हुआ भाई, वो तब आपका क्या हुआ, वॉइस। तब वो वॉइस आता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, राम रोटी खाता है। इसमें आपका पता है ये जो राम है ये आपका सब्जेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बीइंग है, कौन सी बीइंग है, तो लिविंग बीइंग है, मतलब सजीव है।
ये सजीव है, इसके लिए ये आपका टेंस हुआ। उसके बाद क्या है, ये डूअर भी है, मतलब काम करने वाला भी है, और तब इस सेंटेंस को आप लोग क्या बोलोगे, टेंस। अगर मैं आपको बता दूं इस तरह के सेंटेंस, जैसे कि मैं आपको बताऊं रोटी राम के द्वारा खाया जाता है, खाया जाता है। तो इससे साफ पता चल रहा है यहाँ पर जो है काम करने वाला कौन है, रोटी है। और आपको पता है ये डूअर है, ये काम नहीं कर रहा है, बट आपका सेंटेंस के रूप में सब्जेक्ट है। कहने का मतलब क्या हुआ, ये आपका नॉन लिविंग बीइंग है, रोटी नॉन लिविंग बीइंग है, और क्या था, नॉट डूअर, रोटी काम नहीं कर रहा बल्कि कर कौन रहा है, राम। तो साफ पता चलता है कि ये आपका टेंस नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, आपका वॉइस। क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि सेंटेंस में जो नॉन लिविंग बीइंग होता है उससे जुड़ा हुआ नॉट डूअर, जो काम करने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, एक्चुअली वो आपका क्या कहलाता है, वॉइस। तो साफ पता चला, इसको आप बना सकते हैं ऐसे, जैसे राम होता है, राम, उसके बाद इट्स ब्रेड, ये तो हो गया आपका क्या चीज, टेंस, ये आपका टेंस हो गया। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इसका अगर पैसिव फॉर्म करूं तो वो हो जाता है ब्रेड इज, उसके बाद होगा ईटन बाय, उसके बाद आपको मैं बता दूं क्या चीज, बाय राम। मैंने भी आपको क्या बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को पहचानने के लिए। ये देखिए इस तरह का सेंटेंस रहता है तो उसका मतलब है उसमें जिसमें सब्जेक्ट डूअर होता है, काम कर रहा होता है, और वो लिविंग बीइंग्स होता है, एक्चुअली वो आपका क्या कहलाता है, टेंस। लेकिन जब नॉन लिविंग बीइंग्स होता है जिसमें काम करता नहीं है, करता, तो ऐसे हालात में वो आपका क्या कहलाता है, वॉइस। तो मैं आपको बता दूं कभी कभी ये 90 और 10, कभी कभी ये 10 और 90 इस तरह का परसेंट रखता है। इसका मतलब क्या, 10% कभी कभी ऐसा होता है जो कि एक्चुअली नहीं हुई होता है, और यहाँ भी 10% ऐसा होता है जो एक्चुअली नहीं होता है। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि समझने के लिए कि आप इसको नॉन लिविंग बीइंग कहेंगे, जो कि आपका वॉइस के अंतर्गत आ जाता है, जो बीइंग्स होता है वो आपका टेंस के अंतर्गत आता है। आप इतना से जल्दी लिखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो कंडीशन आता है कि सेंटेंस में कैसे समझ पाएंगे कि वो आपका वॉइस के फॉर्म में है। कुछ उसके लिए रूल्स है, क्या रूल्स है देखते हैं। आपको पता है वॉइस के जो फॉर्म होते हैं वो किसमें होते हैं, वो आपका एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है आपका पैसिव। एक एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है। तो होता क्या है, एक्टिव के लिए जो वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैसिव के लिए वर्ब का फॉर्म हमेशा क्या होगा, तीसरा होगा। आप अपने मन में ये सेव रखिएगा कि मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं कि कैसे आप वॉइस के फॉर्म को चेंज करेंगे। हम ज्यादा रूल नहीं बताए बट कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपका एक्टिव फॉर्म हो उसमें वर्ब का कोई भी फॉर्म हो सकता है, चाहे वो वर्ब 1 हो, वर्ब 2 हो, वर्ब 3, वर्ब 4 या फिर वर्ब 5। इनमें से कोई फॉर्म आपका वर्ब में आ सकता है। लेकिन जैसे आप इसको पैसिव के लिए बदलोगे तो यहाँ कोई फॉर्म हो उसका आपको वर्ब का तीसरा फॉर्म ही देना पड़ता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि वर्ब 3 के तुरंत बाद क्या देना पड़ता है, आपको बाय देना पड़ता है। ये आपका प्रीपोजिशन वर्ड आता है जो वॉइस के रूप में आ जाता है। तो ये मैं बताऊं कि वर्ब 3 के बाद आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, बाय। और एक क्वेश्चन आता है कि जैसे आप पैसिव बनाओगे तो पैसिव में वर्ब 3 के पहले कोई ना कोई आपका ऑक्सिलरी वर्ब रहता है, कोई न कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहता है। इसका मतलब आप जो है ऑक्सिलरी वर्ब के लिए कुछ न कुछ वर्ड आप जरूर यूज करेंगे। जिससे कि आप ऑक्सिलरी वर्ब समझ रहे हैं, जैसे हुआ जिसको आप लोग कभी हेल्पिंग वर्ब बोल देते हैं, इज, आर, एम, वाज वर्ब, बहुत सारे हैं जो भी हैव, हैज, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपका जो ऑक्सिलरी वर्ब के लिए आ जाता है। तो एक्चुअली आपको वर्ब 3 के पहले ऐसी चीजों को यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप समझ जाइए वो आपका पैसिव हुआ। लेकिन पैसिव में मैं आपको फिर से रिपीट कर पा रहा हूँ कि वॉइस के फॉर्म के लिए हमेशा वर्ब का तीसरा ही फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो अब तीसरा फॉर्म के पहले आपका कोई न कोई ऑक्सिलरी वर्ब जरूर होगा, और आप इधर देखें बाय होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, बट इतना आप जरूर ध्यान रखिएगा कि वर्ब 3 के पहले हेल्पिंग वर्ब दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ जाता है कि सर ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग यूज कैसे करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज कैसे होगा, कब होगा, तो ऐसे लिए इसके लिए क्या रूल्स है, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल चीज आपको बता देना चाहता हूँ, जो कि हिंट्स के थोड़ा आपको मैं बता रहा हूँ। मैं पहले बताया कि मैं आपको रूल नहीं लिखा रहा हूँ, बट मैं
आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप एक्टिव टू पैसिव कोई भी हो, किधर से भी क्वेश्चन आता है आप उसे इजी वे में बना लेंगे। तो चलिए हम लोग पहले आपको हिंट्स कर दूं कि आप हेल्पिंग वर्ब दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग आप किस कंडीशन में करेंगे। तो ऐसे कंडीशन के लिए हम आप लोगों को कुछ बात कर रहा हूं। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब जो डिपेंड करता है उसके वर्ब पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसके वर्ब पर डिपेंड करता है। और वर्ब डिपेंड करने का मतलब क्या हुआ कि उसका वो टेंस, वो किस टेंस में है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है। वर्ब के फॉर्म को बदलना ही तो टेंस कहलाता है। आप लोग अगले नीचे क्लास में पढ़े होंगे, वर्ब के फॉर्म का रूप बदल लेना ही टेंस कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर वर्ब के कोई फॉर्म हो सकता है, चाहे वर्ब 1 हो, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 5 कुछ भी हो सकता है। अब कंडीशन आता है कि इसके अनुसार यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दैट मींस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि वर्ब 1 या वर्ब 5 अगर रहता है सेंटेंस में तो मुझे पैसिव बनाने में किसका प्रयोग करना पड़ता है, इज आर एम, ठीक है। अगर आप देखिए सेंटेंस में क्या हो, वर्ब 2 हो तो पैसिव बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, वाज या वर। अगर आप देखिएगा वर्ब 3 हो तो आपको मैं बता दूं सेंटेंस के पैसिव फॉर्म में क्या यूज करना है, आपको बिन करना है। अगर देखिएगा आपका सेंटेंस के फॉर्म में वर्ब 4 हो तो ऐसे हालात में यहाँ पैसिव के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, बिन। कहने का मतलब वर्ब का फॉर्म पर ही डिपेंड करेगा हेल्पिंग वर्ब। तो ये सब के सब आपका जो हेल्पिंग वर्ब हुआ जो कि उसके अनुसार आपको बदलना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं बता दो थोड़ा हिंट्स करके, ये जो आपका पैसिव फॉर्म है और ये आपका क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव से पैसिव के लिए आपके सेंटेंस के कंडीशन को आप इस तरह अप्लाई करेंगे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा, सर हम कैसे समझ पाएंगे कि वर्ब 5 है, वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 और वर्ब 4। इस तरह के वर्ब को हम लोग कैसे समझ पाएंगे, अगर जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम हेल्पिंग वर्ब यूज कर नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ क्या चीज का, ये वर्ब 1, वर्ब 5, वर्ब 2, वर्ब 3 और वर्ब 4 सेंटेंस में किस प्रकार से अवेलेबल होता है और मुझे किस तरह से उसको समझना है। तो आप इसे जल्दी से लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं वर्ब के फॉर्म को समझाने का प्रयास करता हूँ जिसके थोड़ा आप लोग क्या करते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं पैसिव के लिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं वर्ब 1 या वर्ब 5, इसको पहचानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। आपको पता है वर्ब 5 को जैसे ही सेंटेंस में अवेलेबल होगा उसमें वर्ब में क्या लगा रहेगा, एस, ई एस या आई एस। अगर ये वर्ब में इस तरह के फॉर्म जुड़ा हुआ है, वर्ब में एस, ई एस, आई एस से जुड़ा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो आपका वर्ब का 5वां फॉर्म है। और ये आप देख रहे हैं वर्ब 1, वर्ब 1 मतलब सीधा सा वर्ब जिसको आप लोग यूज करते हैं, जैसे वो ईट, गो, ड्रिंक, उसका वॉक, प्ले, ये सब ऐसा वर्ब हुआ जो कि वर्ब का कैसा फॉर्म है, पहला फॉर्म है। अब इसका बात कर लूं, अगर ये वर्ब 5 की बात कर लूं तो सीधी सी बात है, जैसे ईट हुआ इसमें क्या लगेगा, एस, गो हुआ तो क्या हो गया, एस, ड्रिंक, ड्रिंक्स। तो इस तरह की बातें आप लोगों को क्या आता है, ये वर्ब 5 हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें एस, ई एस या आई एस का प्रयोग किया हुआ है। तो ये तो मैंने बताया आपको क्या चीज, वर्ब 1 या वर्ब 5। अब मैं आपको वर्ब 2 बताऊं, ये वर्ब 2 जहां भी रहेगा, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जहां ये वर्ब 1 या वर्ब 5 रहेगा वहां पर जो है हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, नहीं रहेगा। यहाँ हेल्पिंग वर्ब अभाव रहेगा, मतलब वर्ब 1 और वर्ब 5 के लिए हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में पहले से अवेलेबल नहीं होगा। तो अब आप लोग को मैं बता दूं वर्ब 2 में भी क्या होता है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ये भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसका मतलब उसके पहले, वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे सेंटेंस के जो फॉर्म आते हैं कि वो आपका जैसे हुआ इट, एट, ईटन। तो इस तरह के सेंटेंस आता है जिसमें कि आपका वर्ब का दूसरा फॉर्म रहता है। ये दूसरा फॉर्म रहता है, ये एट हो गया, ठीक है, ये वर्ब 2 हो गया। तो कहने का मतलब ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। तो कहने का मतलब ये जो वर्ब 2 हुआ ये फॉर्म वर्ब 2, चूंकि इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता है। और मैं आपको आगे बताऊं ये वर्ब 3 के बारे में, जहां वर्ब 3 यूज होता है मैं आपको बता दूं उसके पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। उसका वर्ब 4 का बात कर रहा हूँ, ये वर्ब 4 का मतलब समझ ही रहे होंगे, वर्ब में क्या चीज, आईएनजी, ये हो गया आपका वर्ब 4। जैसे वह गो, इसमें लगा दें हम लोग आईएनजी,
तो इससे सब पता चल गया ये गोइंग हुआ। तो गोइंग को देखकर समझ जाते हैं कि ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ, चौथा फॉर्म हुआ। तो मैंने अभी आप लोगों को प्रयास किया, मैं इससे जुड़ा हुआ एग्जाम्पल देता हूँ, आप लोग को हम समझाने का प्रयास करूंगा क्या वो वर्ब का कौन सा फॉर्म है। सबसे पहले आप लिखिए, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू कुछ समझते हैं कि कैसे सेंटेंस की पहचान में हम लोग वर्ब के फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे। तो ये वर्ब की फॉर्म के लिए जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कहूँगा he is drinking milk। मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अब इसमें से आपको पैसिव करना है, लेकिन पैसिव करने से पहले मैं आपको बताया हूं कि आपके वर्ब को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पैसिव के फॉर्म के लिए नहीं आया हूं, बट अभी आप लोगों को समझाने का प्रयास हूं वर्ब को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, वर्ब का चयन आप कैसे करेंगे। तो यह देख रहे हैं ड्रिंक में क्या लगा हुआ है, ing। तो इससे पता चल गया ये आपका क्या है, वर्ब का चौथा फॉर्म है। अब चौथा फॉर्म जैसे है तो इसको पैसिव बनाने में क्या लगाना है आपको, बीइंग। जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया कि ये आपने पहचान लिया कि ing जहां रहे, चाहे हेल्पिंग वर्ब कुछ भी रहे, उससे आपको मतलब नहीं है। ing जैसे लगा रहेगा, जैसे ing लगा है तो इसको आप समझ जाइएगा वर्ब फोर जैसे समझे तो इसको आप पैसिव बनाने में क्या यूज करेंगे, बीइंग फॉर यू करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे कहूंगा यू ड्रिंक वाटर। तो मैं आपको ये बताया यू ड्रिंक वाटर, इससे साफ पता चलता है यू ड्रिंक वाटर जो है, तो यहाँ पर ये जो ड्रिंक है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है इससे पता चला क्या क्या नहीं है। तो पहले सबसे पहले मैंने बताया वर्ब 3 नहीं होगा, क्योंकि वर्ब 3 से पहले क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं वर्ब 4 के पहले भी क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब लगता है। उसके बाद आपका बचा क्या, आपका बचा वर्ब 1, वर्ब 5 और एक वर्ब 2। अब आपको मैंने बोला था वर्ब 5 किसको कहते हैं, जहां देखिएगा एस, ई एस या आई एस लगा हुआ, क्या ये लगा हुआ है, नहीं, इसका मतलब वर्ब 5 नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन 2 है, 2 क्या है, एक है वर्ब 1, एक है वर्ब 2। तो वर्ब 1 या वर्ब 2 में से ही कोई हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग को थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यू ड्रिंक है, इसका मतलब ये वर्ब का पहला फॉर्म है। ड्रिंक होता तो ये वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है। इससे पता चला ये आपका कौन सा फॉर्म है, वर्ब का पहला फॉर्म है। जैसे पहला आया तो आप इसको यूज करेंगे, किसके लिए यूज करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, मैंने बोला था अभी इज आर एम यूज, इसका मतलब आपको पैसिव फॉर्म के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, इज आर एम। जिससे मैं एक और एग्जांपल देंगे, आई हैव स्टोलन योर पेन। अब मैं आपको बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो मैंने आपको बोला था हेल्पिंग वर्ब रहने के लिए क्या क्या यूज होना चाहिए, वर्ब 3 या वर्ब 4, बस यही दोनों चीज होगा। हेल्पिंग वर्ब जहां हो सेंटेंस में, तो वहां पे आपको माइंड लगाना है कि वर्ब के हमेशा 2 ही फॉर्म हो सकता है वर्ब 3 या हो सकता है वर्ब 4। तो ये वर्ब 3 या वर्ब 4 के लिए हम लोग पहले प्रिपेयर करता हूँ। तो आपको पता है वर्ब 4 किसको कहते हैं, जब उसमें क्या लगा रहेगा, ing। जैसे उसमें ing लगा रहेगा तो मैं उसको वर्ब 4 बोलूंगा। तो क्या ing लगा हुआ है, नहीं, इसका मतलब ये वर्ब 4 नहीं है। जब ये वर्ब 4 नहीं है, इससे पता चला ये जो है क्या है, आपका वर्ब 3 है। क्योंकि ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ये जो जैसे ये सब रहता है उसके पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, लेकिन है यहाँ है तो इसका मतलब वर्ब 3 या वर्ब 4 हो सकता है। वर्ब 4 नहीं होगा क्योंकि इसमें ing नहीं लगा हुआ। इससे पता चला ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। और जैसे वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, पैसिव बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बीन का। तो आप लोग यहाँ तक समझे तो जल्दी से लिख लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं वॉइस के कुछ फॉर्म के सब्जेक्ट का चेंज कैसे होता है। एक और मेथड है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म। जैसे कि आपको पता होगा आई का मी हो जाता है, यू का यू हो जाता है, ये तो आपको पता होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सी का हर होता है, यू का यू तो मैं लिख दिया था दे का डेम हो जाता है। तो और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। लेकिन एक वॉइस को बनाने के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ता है। वो क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक, वो ये है कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड आल्सो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ये जो आपका फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बदलना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
पैसिव के फॉर्म में बदलने के लिए। तो कहने का मतलब अगर आई है तो इधर आकर वो ऑब्जेक्ट के लिए क्या हो जाएगा, मी। अगर उधर मी है, इसको अगर सब्जेक्ट के फॉर्म लाना है तो क्या बन जाएगा आपका, वर्ब का कोई सा फॉर्म, सॉरी सब्जेक्ट का कौन सा, वो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस किस में परिणत हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। जैसे अगर आप देखेंगे दे है तो इधर आके क्या हो गया आपका देम। अगर पहले से उधर देम है, उसको चुके लाना है मुझे सब्जेक्ट के रूप में, तो ये क्या बन जाएगा, दे। तो ये सब के सब मेथड मैं अभी आप लोग को अप्लाई करके बताना चाहता हूँ। और आपको मैंने अभी बता दिया स्ट्रक्चर, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो एक्टिव फॉर्म में रहता है। सेंटेंस का कोई फॉर्म, चाहे वर्ब का कोई फॉर्म हो, वो एक्टिव में रहता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। अगर ये आपका सब्जेक्ट है तो समझ जाइए इसको आप पैसिव के लिए क्या यूज करना है, पैसिव वॉइस के लिए क्या यूज करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है क्या बन गया, सब्जेक्ट। उसके बाद मैंने अभी अभी आपको बोला था ऑक्सिलरी वर्ब को आपको तो देना ही पड़ेगा। पैसिव फॉर्म में ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही ज्यादा मोस्ट होता है। उसके बाद आपका जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, चाहे यहाँ आपका कोई फॉर्म है, वर्ब 2 हो, वर्ब 3 हो, वर्ब 4 हो, वर्ब 5 हो, यहाँ पर आपका कोई फॉर्म क्यों नहीं हो, लेकिन हमेशा इसको पैसिव करने के लिए वर्ब का तीसरा ही फॉर्म देना पड़ेगा। तब जाकर आपको एक बार सोचना पड़ेगा क्या देना है मुझे, बाय देना है। क्योंकि आने वाला कल में मैं इसको चेंज भी करूंगा, बाय की जगह 2 करूंगा, इनटू करूंगा या फिर फॉर करूंगा, बहुत सारा यूज करूंगा, लेकिन मैं फिलहाल बाय का यूज कर रहा हूँ। अब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये जब सब्जेक्ट आया था, अब ये क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना था तो ये सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से लिखते हैं, फिर से हम लोग एग्जाम्पल आएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब क्लियरली एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एक्टिव से पैसिव कैसे बदलेंगे। उसके लिए मैंने जितना सारे अभी आपको कंसेप्ट बताया, मैंने रूल नहीं बताया हूँ, बट आपको कंसेप्ट बताया। इस कंसेप्ट के थ्रू आप एक्टिव टू पैसिव आराम से कोई भी सेंटेंस को कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे कहूँगा आई लाइक यू, ये सेंटेंस हुआ। अब मैंने कहा चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। आपको कहा गया है इसको पैसिव वॉइस में बदलो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चयन करो। तो यहाँ पर ये जो है क्या हुआ, आई आपका लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग, ये आपका लिविंग बीइंग हुआ। आई मतलब मैं मतलब मधुकर सर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये लिविंग बीइंग है, और लिविंग बीइंग वाला आपका सेंटेंस क्या कहलाता है, टेंस। क्योंकि ये आपका क्या हुआ, डूअर हुआ, ये काम करने वाला हुआ, तो आप इसको क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। अब टेंस वाला ही आपका क्या कहलाता है, एक्टिव। जो टेंस के फॉर्म में रहता है वो आपका एक्टिव फॉर्म कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेंटेंस आपका एक्टिव है, तो अब बदलना है मुझे क्या, पैसिव। तो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट। तो यू को ला दीजिए सब्जेक्ट में, तो यू ऑब्जेक्ट है, यू का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, यू ही होता है। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये लाइक जो है, लाइक कौन सा फॉर्म है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है। पहला फॉर्म है तो पहला फॉर्म के लिए मैंने बोला था क्या लगाना है आपको, अगर सब्जेक्ट में पहला फॉर्म हो या पांचवा फॉर्म हो तो इसके लिए क्या लगाना पड़ता है आपको, इज आर एम। तो अब आप खुद से समझ लीजिए कि यू के साथ क्या लगेगा, इज की आर की एम, यू के साथ क्या लगेगा, आर। अब मैंने आपको बोला वर्ब का कोई फॉर्म क्यों नहीं हो, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म दिया जाएगा, तीसरा, और वर्ब 3 तुरंत बाद बाय। अब ये जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी। तो चलिए दोस्त, और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की ओर। जैसे कहूँगा यू आर डूइंग दिस, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, यू आर डूइंग दिस। तो इसको आप लोग कैसे बदलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, पहले आप किसको लाएंगे, दिस को, इसके बाद इसको वहां लाएंगे। तो पहले मेरा काम करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मिलाने के लिए दिस में ही रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब सॉरी, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक से लिख दिया था, आर होना चाहिए, यू आर डूइंग दिस। तो अब मैं आपको बता दूं, ये जो आर है क्या है, उससे आपको मतलब नहीं है, बट आपको मेनली रूप से किस पर फोकस करना पड़ता है, वर्ब पर। तो ये वर्ब क्या है, डूइंग, मतलब वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी। तो ये आईएनजी वाला वर्ब आपका क्या कहलाएगा, वर्ब का चौथा फॉर्म। और जैसे चौथा फॉर्म हुआ, इसको पैसिव बनाने किसका प्रयोग करना है, बीइंग का। इसका मतलब समझ गए कि मैंने अब पैसिव फॉर्म में बीइंग यूज करूंगा। तो अब देखो यू था तो आर, जिसके साथ क्या लगेगा, इज,
अब आपको मैंने अभी बोला क्या लगाने के लिए, बीन। अब वर्ब का जो चौथा फॉर्म है इसको आपको बदलना है तीसरा फॉर्म में, डू का वर्ब 3 डन। उसके बाद वर्ब 3 के बाद बाय, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जिसे कहूंगा आई हैव डन द वर्क। बहुत ही इजी एग्जांपल ले रहा हूं जिससे कि आप पहले समझ सकें। तो पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेंटेंस के फॉर्म में आपका क्या है, कहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो मिल गया, ऑब्जेक्ट यहाँ है। अब ऑब्जेक्ट ट्रांसफर करेगा और सब्जेक्ट भी ट्रांसफर करेगा, किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। तो पहले आइए हम लोग लिखते हैं द वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब कुछ भी उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है लेकिन आईएनजी नहीं है ना। आपको मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, हेल्पिंग वर्ब हो इसका मतलब वो हो सकता है वर्ब 4 या वर्ब 3। वर्ब 4 के लिए आपको मैंने कंडीशन बताया था, क्या लगेगा, आईएनजी। क्या आईएनजी लगा हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब वर्ब 4 नहीं है क्या, वर्ब 3। और जैसे वर्ब 3 हुआ तो इसको पैसिव बनाने में क्या लगेगा, वर्ब बीइंग लगेगा, बीइंग लगेगा। जैसे बीइंग लगेगा इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब पहले आई के साथ क्या लगा होता है, तो द वर्क के साथ क्या लगता है, हैज। उसके बाद क्या लगेगा, बीइंग। वर्ब का कोई फॉर्म हो, कौन सा फॉर्म देना पड़ता है पैसिव के लिए, तीसरा ही फॉर्म, तभी तो वो पैसिव कहलाएगा। तो ये डन चूंकि वर्ब 3 ही है तो और अच्छी बात है, चूंकि मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये वर्ब 3 है तो डन हो गया। उसके बाद तुरंत बाई। अब आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है आपका, मी। तो बच्चों मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल्स बताया, आप लोग जल्दी से लिखें तब हम लोग चलते हैं आगे। कुछ और एग्जांपल जो कि आपके कंसेप्ट को और आगे स्ट्रॉन्ग करेगा, तो मैं कुछ एग्जांपल और ले रहा हूं, जिसे कहूंगा ही वेट्स मी। आपका एग्जांपल है। अब ये सब्जेक्ट हुआ और ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ। अब ये ट्रांसफर करेगा, लेकिन आपको ट्रांसफर करने से पहले आपको देखना पड़ता है वर्ब के फॉर्म को। क्या हेल्पिंग वर्ब है, नहीं है। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका मतलब वर्ब 3 नहीं है, वर्ब 4 नहीं है। अब बचा क्या हो सकता, वर्ब 1, वर्ब 5 या वर्ब 2। अब इसमें से कुछ होने वाला है, क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपने हटा दिया। अब वर्ब 1, वर्ब 5 और वर्ब 2 में बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले देख लेता हूँ वर्ब में क्या लगा हुआ है, एस। तो एस वाला मैंने बताया था, एस लगा रहे ईएस या फिर आईएस, वो आपका क्या कहलाएगा, वर्ब 5। ये वर्ब 5 हुआ, तो वर्ब 5 हुआ तो मालूम है वर्ब 5 के लिए क्या यूज करते हैं, इज आर एम। तो अब आपको फिक्स हो गया कि 4 ऑप्शन में से मुझे इज आर एम ही सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आप कर लेता हूँ, आई का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, सॉरी मी का सब्जेक्ट क्या हो जाता है, आई के साथ इज की आर की एम, तो आपको तो मालूम ही होगा आई के साथ एम ही लगता है। उसके बाद वेट का वर्ब 3 वेटेड, क्योंकि वर्ब का फॉर्म तीसरा देना चाहिए, चूंकि कोई फॉर्म क्यों नहीं हो। अब वर्ब 3 के बाद बाय, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, ही। जैसे और एग्जांपल ले लीजिए, जिसे कहूंगा राधा हैड संग ए सॉन्ग। अब आपको मैं बता रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब है इसका मतलब हो सकता है वर्ब 3 या वर्ब 4, इतने में से ही ऑप्शन है। अब वर्ब 4 तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें वर्ब 4 में आईएनजी लगा हुआ आता है, आईएनजी है नहीं, इसका मतलब ये अब कौन सा फॉर्म है, वर्ब 3। और वर्ब 3 जहां रहता है उसको पैसिव के लिए क्या यूज करते हैं आप लोग, बिन। तो इससे पता चला मुझे 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन बिन वाला मुझे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो पहले ला लीजिए ए सॉन्ग को, ए सॉन्ग। उसके बाद ए सॉन्ग हो गया, उसके बाद आपका जो हेल्पिंग वर्ब रहने दीजिए। उसके बाद मैंने अभी बोला कि ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो बिन लगाना ही पड़ेगा। अब इसका वर्ब 3 के लिए बिन संग ही होता है बाय। राधा नेम ही रहता है, नेम में कोई बदलाव नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, राधा के बदले हर दे देते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। नेम में ऑब्जेक्ट, नेम ऑब्जेक्ट भी है, नेम सब्जेक्ट भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, जैसे कहूंगा वी रोट ए लेटर। आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, अब इसको पैसिव करना है। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट ये है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये तो ट्रांसफर करेगा ही, क्योंकि ये वॉइस का अपना रूल है। अब होता क्या है कि ये वर्ब के फॉर्म को पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ता है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है ये तो आपको देखना पड़ेगा, कि हेल्पिंग वर्ब कुछ है ही नहीं,
इसका मतलब भर 1 भर 3 और भर 4 हो ही नहीं सकता है। अब हो सकता है भर 1 या भर 5 या अब भर 5 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऐसी है नहीं। तो अब बचा आपके पास क्या चाहिए? भर 1 और भर 2। अब आपको यहाँ था सेंस लगा लेना पड़ेगा, इसी में से कोनो ऑप्शन है। तो क्या ऑप्शन है? तो आपको पता है भर 2 है, क्योंकि राइट का भर 2 क्या होता है? ये राइट होता है, रोट होता है, उसके बाद रिटर्न। तो ये आपका भर फॉर्म चलता है राइट का। तो ये राइट हो गया, ये तो है नहीं, ये भर फॉर्म 1 है नहीं। अब ये भर 2 है, चूंकि भर 2 है तो भर 2 है तो क्या लगाना चाहिए आपको? क्या लगाना चाहिए आपको पता है? वाज या वर। ये वाज या वर आप अप्लाई करेंगे। जिसे वाज वर अप्लाई करेंगे तो पहले आपको ये काम करना है। मैं आपने 50% दैट मीन्स आप कहिए तो 60% कहिए या 70% कहिए। आप 70% इस चीज़ को कंट्रोल ले लिया, मतलब मुझे अब सही बनाना है, क्योंकि आपने मेन टॉपिक को समझकर उसका हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर लिया है। अब आप इससे साफ पता चलता है कि आपने 70% कंट्रोल कर लिया है कि मैं सही बनाऊंगा। अब होता क्या है, कुछ बच्चे यहाँ से गलती कर देता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, वर्ब के फॉर्म में। तो वो आपकी अपनी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या होगा? ए लेटर को लाइए, ए लेटर, उसके बाद क्या लगेगा इसके साथ? वाज। अब राइट का भर 3 रिटर्न होता है, रिटर्न। अब भर 3 रिटर्न के बाद बाय, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? बस। तो बच्चों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये पैसिव के फॉर्म जो कि आपका टेंस से जुड़ा हुआ था। तो मैं जब अगले क्लास में एक बार जब मैं आऊँगा तो मैं इस टेंस से जुड़ा हुआ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा जो कि आप उसे बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। तो चलिए दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज के क्लास को मैं यहीं पर एक्सटेंड कर दूं। मैं आने वाला कल फिर से आपको इसी समय प्रेजेंट रहूँगा। तब तक के लिए मैं चाहता हूं आपसे